बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस ज़ौक़ शौक़ के साथ आप सुन रहे हैं मुझे, देख रहे हैं मुझे और कमेंट्स कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आपके मुल्क की सियासत इस लम्हे मौजूद तक जब मैं आपके सामने बैठा ये कलाम कर रहा हूं, इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका। आइए आगाज करते हैं। आज अलीमा खान के साहिबजादे शेर शाह खान की जमानत की समाअत थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, और ये वो मुकदमा है कि जिस मुकदमे के अंदर दूर दूर तक उस FIR पे शेरशाह का कोई साया तक नहीं पड़ता। यानी शेरशाह देखिए 9 में कहां, और आज से हफ्ता पहले वो यहीं रहा, फिरता रहा, बाहर जाता रहा, वापस आता रहा, मसरूफ रहा। लेकिन जब हुकूमत ने महसूस किया, पंजाब गवर्नमेंट की मैं खासकर बात कर रहा हूं, इस वक्त जो बात समझने वाली है नाज़रीन इकराम, उस वक्त तक समझ नहीं आ सकती जब तक एक तहसीस को पेश नजर न रखा जाए, एक फर्क को समझा ना जाए। वो फर्क क्या है ये जान लीजिए। एक इमरान खान के और PTI के मुखालिफ कौन कौन। पहले तो ये दो ग्रुप आपके सामने मैं रख देता हूं। एक आपके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहिब और उनके हम ख्याल रुफ का कार। दूसरे ये आसिफ जरदारी, कौमी बीमारी, ये मौलवी फजल रहमान, ये MQM वाले, और सबसे बढ़कर पंजाब जिनके हवाले किया गया हुआ है नाजायज तौर पे, शरीफ खानदान। और शरीफ खानदान इतना घटिया है, इतना कीना परवर है, इतना बाजारू है कि जिसका शुमार कोई नहीं। नाज़रीन इकराम, ये मैं बगैर किसी रंज या तकलीफ के जो मुझे उन्होंने पहुंचाई हुई, कोई नहीं पहुंचाई, ये मेरा मुशाहदा है, इंडिपेंडेंट मेरा मुशाहदा है। आज हुआ क्या है, आज केस की समाज शुरू हुई। मोहतरमा अलीमा खान भी से अदालत की समझती हैं, खुदा गवाह है ये अदालतें नहीं है। नाज़रीन इकराम, जिन अदालतों के अंदर PTI के केसेस चल रहे हैं, ये बालाहानों से भी बदतर और गलीज मुकामात हैं। इनके अंदर जो आप समझते हैं कि जज बैठा हुआ है, वो जज वज कोई नहीं, वो बेजमीरी और बेहयाई की तजसीम है। हुआ क्या, अब जज सामने बाटा सा मुंह बनाया, पूछा हाँ जी क्या है। तो इस्तगासा की तरफ से DSP जावेद, जिसने फाइल लेकर पेश होना था, वो पेश हुआ। उससे पूछा गया हाँ जी, उसने कहा जी जनाब रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, फाइल मुझे नहीं मिल पाई, इसलिए आज इसकी जमानत की समाअत तो हो नहीं सकती। अब ये सारे का सारा स्क्रिप्ट था जो लिखा गया था, ये तयशुदा था। जज मिला हुआ था जिस तरह कुत्ती चोर के साथ मिलती है और डंगर खोल के ले जाते हैं लोग, चोर उचक्के। जज ने सवालात करने शुरू कर दिए कि फाइल कहाँ है। उसने कहा जी फाइल हाईकोर्ट गई हुई है। किस मुकदमे में गई हुई है जी, कोई आसिफ नामी बंदा है उसमें। अच्छा, ये सारे सवाल करके तो जज ने कहा जी कल फाइल पेश की जाए, लिहाजा मामला कल पर डाल दिया गया। आज इन्होंने अपनी जान छुड़वा ली। चूंकि ये एक ऐसा मुकदमा है, नाज़रीन इकराम, मैं एक वकील हूं, ऐसी बेहयाई तो कर सकते हैं जो मुसलसल की जा रही इमरान खान के साथ भी और PTI से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स के साथ। लेकिन रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी एक FIR है, उसमें फर्ज करे, ये तो हजारों मुल्जमान डाले हो ना, फर्ज करे उसमें 6 मुल्जम हैं, उनमें से एक की जमानत हो जाती है, तो रूल ये है, कानून ये कहता है कि बाकी लोगों की भी जमानत दी जानी चाहिए। इसे कहते हैं रूल ऑफ कंसिस्टेंसी। अब रूल ऑफ कंसिस्टेंसी को ये कैसे तोड़ेंगे, लिहाजा इन्होंने आज अपने सर से बला टाल दी। मैं आपको बता चुका हूं कि पंजाब की अदालतें, बिलखसूस हाई कोर्ट और ये सेंट्रल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स, इन सब में चुनकर जो सबसे बेहया, बेज़मीर और तरक्की के लिए कुछ भी पेश कर देने वाला शख्स हो, उसे लगाया गया है और उसे बताया गया है कि हम 10 साल कहीं नहीं जाएंगे। ये 10 हफ्ते भी शायद ना रहे। नाज़रीन इकराम, सूरत ये बन चुकी है। मैं जिम्मेदार हूं आपके सामने बैठा हुआ, कैसे हो सकता है। आपका मेरा एक ताल्लुक है, भले कैमरे के तवस्सुस से सही, ये पूरे तयक्कुन के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। लेकिन इन्होंने जजेस को यह समझाया हुआ है कि 10 साल हम कहीं नहीं जाते, 10 साल आपकी तरक्कियां होती रहेंगी, आपको एक्सटेंशन मिलती रहेंगी। कोई जज इंसदाद दहशतगर्दी का ये सोचता है कि इसके बाद मैं फलां जगह पे चेयरमैन लग जाऊंगा, कोई सोच रहा है कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, और ख्वाबों के अंदर ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने फिर रहे हैं। और इन ख्वाबों के इवज और बदल में वो बेहयाई के वो निशान कायम कर रहे हैं कि लफ्ज बेहयाई भी माथे और होंठों और नाक पे दुपट्टा रख के शर्म के मारे कोई जगह तलाश करती फिरे सर छुपाने के लिए। इस हद तक ये गए गुजरे लोग हैं। लिहाजा अगर अलीमा बीबी ये समझती है, सादी है
लेकिन कमाल है, भाई कमाल से आगे है। ऐसे संभाला है पार्टी को कि ऐसे लगता है कि इमरान खान की कोई कमी बाकी रह ही नहीं गई। एक सलाहों के पीछे रहकर लड़ रहा है, एक सलाहों के बाहर नुमाइंदगी उसकी कर रही है और वो कभी नहीं छोड़ी। वो समझती हैं कि शायद ये जो जज ने मुकालमा किया, ये शायद वाकई पुलिस खराबी कर रही है और जज चाहता है कि मुकदमा आए मैं सुनूं। ऐसी बात नहीं है, सब कुछ लिखा पड़ा है, ये तयशुदा है। मैंने आपको बताया था कि ये जाती उम्रा वाले, ये हाई कोर्ट और यहाँ के सारी अदालतें जब मैं कहता हूं तो इसमें गैरतमंद लोग भी मौजूद हैं, ऐसे मैजिस्ट्रेट भी मौजूद हैं जो इनके माथे पे मारे अपनी नौकरी, ऐसे सेशन जज भी मौजूद हैं जो माथे पे वो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये ऐसे कामों में लाते नहीं, उनसे डरते हैं, उन्हें बाहर रखते हैं, उन्हें दूर दराज कर देते हैं, उन्हें ओएसडी बना के बैठा देते हैं। है गैरतमंद, ऐसी बात कोई नहीं है और बहुत कसीर तादाद है जजेस के अंदर, ये मैं बता दूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह मैं कहता हूं कि एक हजूम है 500 लोगों पे मुश्तमिल, उसमें देखना है कि बेगैरत कौन है, बेहया कौन है, बेजमीर कौन है, भड़वा कौन है, अंदर से छोटा और जात का कमीन और रजील कौन है। इन लोगों को इकट्ठा करके ये फिर आगे लेकर आते हैं सुप्रीम कोर्ट तक। नाज़रीन इकराम, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई एक दाना उठा लीजिए, आइए, या आप खुद तहकीक कर लीजिए, आपको उसके पीछे कोई अच्छाई नजर नहीं आएगी, ना उसके माँ बाप के अंदर, ना उसकी दादी दादा के अंदर, ना नानी नाना के अंदर। एक ऐसा खून होगा जिससे यही तवक्को की जा सकती है जो आज सुप्रीम कोर्ट के सो कॉल्ड आईनी बेंच के अंदर बैठे जज कहलाने वाले लोगों से जो करतूते सरजद हो। इसलिए अदलिया मर चुकी, अदलिया जा चुकी, अदलिया का जनाजा निकल चुका। ये जंगल है नाज़रीन इकराम, ये कानून सिर्फ रह गया है, ये इशारा आप तोड़े, आप गाड़ी ना रोके, आपका चालान हो जाए, आप हेलमेट के बगैर जाए, पैसे आपकी जेब से निकाल ले और वो चले जाए स्वाब दीदी फंड में पंजाब की, ये टिकटॉकर बीबी अरबों रुपया सालाना और वो लगा दे अपनी तशहीर पे। ये वो मुल्क है नाज़रीन इकराम जहां मैं और आप सांस ले रहे हैं। जितना इस वक्त मेरा मिजाज ठंडा है, अब यकीन जाने, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मुझे महसूस हो रहा है कि इस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर खुदा के फजल करम से उम्र के हिस्से में 120 से ज्यादा नहीं और नीचे वाला 85 होगा। इसका मतलब कि इंतहाई माकूल तरीन ब्लड प्रेशर, मिजाज में ठंडक, लफ्जों पे कंट्रोल, जुमलों का नाप तोल। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कुछ मैं कह रहा हूं एक वकील की हैसियत से, ये जनाजा है, उठ चुका है। लेकिन चलिए, गुजारा तो हमें करना। अब कल इमरान खान की मुलाकात है, मेरा ख्याल है कि वो जो मुलाकात करवाई गई थी उस तरह मुलाकात नहीं होगी। क्यों, जरा मुझसे पूछिए नाज़रीन इकराम, अंदर की बात आपको बता रहा हूं। इन्होंने फैसला किया था, क्योंकि जनरल के साथ इनका राब्ता है जो पीछे कतार में है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए, उनमें से 2-4 ने कहा होगा, ये मफरूजा है मेरा। खबर तो ये है कि वाकईतन लोग बुरा समझ रहे हैं कि ये जो आगे की रुकावट पैदा की जा रही है एक्सटेंशन के नाम पे, 2 साल, 3 साल, 12 साल, वो क्या उनका राइट नहीं है तरक्की पाना? उनकी तरक्की की राह में रुकावट कोई डालेगा तो फिर तो बंदा जो है वो अल्लाह मालिक है। लेकिन चूंकि फौज या डिसिप्लिन कायम रहता है, अदरवाइज गैज़ो गजब उसी तरह है, नफरत उसी तरह है, मुखालफत उसी तरह है, रंज शिकवा गम और हक के मरने का एहसास उसी तरह है। इन्होंने जब ये देखा मंजर तो इन्होंने फैसला किया कि यार ये आसिम मुनीर जो है वो भारत को दंदान शिकन जवाब देने के बाद इसका कद बहुत बढ़ गया है, अमेरिका के सदर ने बुलाया, इसका कद आलमी सतह पे बहुत बड़ा बुलंद हो गया। मेरी नजर में कोई बुलंद नहीं हो, छोटा हुआ है, बल्कि अपने काम से काम रखते तो बुलंद थे, अपनी हदूद से तजावुज करेंगे तो मुजरम करार पाएंगे। नाज़रीन इकराम, वो कोई हो, लिहाजा इन्होंने आपस में बैठकर मरी में मीटिंग की और उन्होंने कहा जी क्या करना चाहिए, ये एक्सटेंशन, ये कोई एक्सटेंशन नहीं है, छोड़े, फारग करें, नवंबर से पहले किसी का वो अनाउंस कर दे, जिस तरह इन्होंने मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ के साथ किया था। इस तरह का इन्होंने फैसला कर लिया। वहां मैं ध्यानदारी से कह रहा हूं, खबर की बुनियाद पे कह रहा हूं। ये खबर पहुंच गई जीएचक्यू को, उन्होंने कहा अच्छा ठहरो, ठीक कर लेते भी आपको। आनन फानन इत्तेफाक की बात है। उससे अगले दिन, क्या मैंने कहा, उससे अगले दिन जिस दिन खबर मिली, इत्तेफाक की बात है कि अलीमा खान और उनके वकला की मुलाकात का दिन था। हुक्म हुआ कर्नल को जेल का इंतजाम, जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देते वक्त यार मोहम्मद दुनियाना, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात बाद में बन गए थे उनके साथ, उन्हें बताया यार मैं तो नुमाइशी सा था, असल सारा निजाम जो था वो कर्नल साहब का था। वो जो कर्नल साहब आप रोते हैं कि भुट्टो मर गया, भुट्टो को ये हो गया, बाद में रोना आता है। पहले अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं पूरे कर्रो फर्ज, बाद में रोते हैं आगे दाढ़ियां रख के, जब कब्र नजदीक आती है, जब अंदर का इंसान जूता पकड़कर रोजाना छतराउल करता है, फिर ये रोते हैं। रोने का इस वक्त है जो रोएगा कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है, बोले कोई तो बोले, अमर हो जाएगा तारीख में वो
समाज में वो, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर वो। तो ये कर्नल साहब को हुक्म हुआ जीएचक्यू से कि दरवाजे खोल दो, इज्जत के साथ इनकी मुलाकात करवाओ, चाहे तो 5 बजे तक बैठे रहे। वो सोच रहे थे कि हम इसी तरह बैठ के वापस चले जाएंगे। एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट साहब आए तो उनके चेहरे पे बड़ी अदब था, एहतराम था, लहजे में शरीनी थी, हलावत थी, मिठास थी, इज्जत था, इनकसार था, ताबियादारी थी। उन्होंने कहा जी तशरीफ लाए। अब सब हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, जुलूस का जुलूस जेल के गेट की तरफ जा रहा है। गेट खुल गया, सारे अंदर जा रहे हैं, इमरान साहब आए हुए हैं, खान साहब, मुलाकातें हो रही हैं, 4 घंटे गप्पे लग रही हैं। ये मैसेज दिया गया जरदारी को, मौलवी को, शरीफों को, ये शेर छोड़ देंगे, इन्हें तो खरगोश कहना भी बड़ी दूर की बात है। वो अकेला शेर पूरे शेर के कुंबे से भी ज्यादा ताकतवर और ज्यादा बड़ा शिकारी, छोड़ देंगे तुम पर। फिर इन्होंने सर मिलाया आपस में कि क्या करें। शहबाज शरीफ ने कहा जी एक्सटेंशन दे दो। आसफ जरदारी ने कहा जी बिल्कुल फौरी तौर पे एक्सटेंशन दो। उसकी वजह के उसके और फरियाल के ऊपर जो केसेस है वो बाबा टीटियां लगी हुई हैं, खाते ये हैं, उन्हीं से बकरे लेते हैं, जिबा करते हैं, जो टीटीज के पैसे उधर जाते हैं उधर से इनके अकाउंट में आते हैं। क्या करते हैं आप? एक दिन तो गिरफ्तार है, चोर के अंदर का चोर कभी नहीं मरता नाज़रीन इकराम। जिसने चोरी की हो उसके आसपास अगर सिपाही ना भी हो, उसे सिपाही का धड़का लगा रहता है आखिरी सांस तक। ये ह्यूमन नेचर है, ये साइकी है इंसानों की। तो ये अंदर से चोर है, उचक्के है, लुटेरे हैं। सुल्ताना डाकू बहुत छोटी चीज है। इस तरह लूटा हुआ है इन्होंने मुल्क को, वो तो सिंध को खा गए। यानी तरमीम के जरिए जो सूबों को माल मिलना शुरू हो, माल सूबों को नहीं मिला, माल इनके घरों में गया नाज़रीन इकराम। इसी तो अब इनसे वापस लिया जा रहा है, या कोशिश की जा रही है कि वफाक को वापस दिया जाए। वफाक भी क्या करेगा, जो करता है वो सामने। एनी हाउ, आइए फिर बताता हूं आपको। बीबी सर्जरी ने कहा जी दे दो, एक्सटेंशन दे दो, अब्बा जी बचाओ सामू। वो शहबाज तो बेचारा वैसे ही एक मजाक है और एक सहम है, खट लानते रहा है वो। और लानत वो जो उसके साथ साया बन के चलती है, जो मर्जी पहन ले, जैसा मर्जी बाटा सा मुंह बना ले, उसके होंठों पे, उसके रुखसारों पे, उसके बालों के लोगों पर बारिश बरसती लानत की महसूस होती है, दिखाई देती। उसने भी कहा, उसने कहा जी पाजी दे दो एक्सटेंशन। अब जब किसी की मौत आती है तो कहते गिद्दड़ की दी मौत होती है मसीत वाल मुंह करता है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि जब हमने किसी को किसी बुराई की तरफ ले जाना हो, जो उसका मुकद्दर हमने ठहरा दी हो, तो हम उसकी अकल सल्ब कर लेते हैं। अकल सल्ब कर ली है नवाज शरीफ की। ये जो महरूम होकर सियासत से बैठा हुआ है, ये बाटा सा मुंह ऐसे लगता है कि उन्होंने कोई दफना के आया किसी को। हर वक्त उसमें यासियत, नाउमीदी, गम, दर्द, दुख, रंज हर वक्त यहां रहता है, उसके वजूद से, उसके मसाम से। तो उसे कहीं बाहर से, यानी जनरल आसिम मुनीर के अलावा कहीं से उसे पैगाम है कि जरा चुप के रखो, कम दबाव बढ़ाए, ताकि जनरल आसिम मुनीर दस्तकश हो ख्वाहिश एक्सटेंशन की। तो नवाज शरीफ ने, ये नहीं है कि ये कोई इनकलाबी है, नहीं। और बाबा आसिम मुनीर ही है जिसने इनकार किया जी तुसी वजीर आजम नहीं जो बन सकते। मनदी नहीं साड़ी सारी पूरी, वो नहीं मनदी, घर बैठो आराम नाल, तीनों बनवा लो वजीर आजम, जो मर्जी करो, पंजाब टोडे वाले। अब क्या हो रहा है, आपको इल्म है कि आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की है फजलुर रहमान से, क्योंकि फजलुर रहमान के पास है ना डंडा बरदार, छोटा बरदार, ये मदरसों के तालिब इल्म, पैसे बड़े हैं उसके पास। उन्हें खाकी वर्दियां भी सुला कर दी हुई है, जब ड्रामा करना उन्होंने खाकी वर्दियां बना के फौजी बना लेता है। बस 10-12 हजार का मामला है, हाँ 25 करोड़ का, हाँ 10-12 हजार, और न्यू सेंसस कदर उसने अपनी बना ली है कि जीएचओ भी उससे डरता है, आसिफ अली जरदारी भी डरता है, और ये भी डरता है, ये शरीफों का टोला। अब नवाज शरीफ 2 ऑप्शन सामने रखकर बैठा हुआ है। फैसला नवाज शरीफ ने करना है कि एक्सटेंशन दी जाए। अगर उसने एक्सटेंशन दी तो समझ लीजिए कि उसने वो काम किया है कि जो इस कायनात में कोई शख्स भी इंतहाई नागवारी के साथ करता है। और उसे पता भी है कि फौज के अंदर इनके बारे में अब ख्यालात अच्छे नहीं पाए जाते। ये जिन लोगों को फौज लेकर आई, हारे हुए 16 सीटों वाले लाकर बिठा दिया, 2/3 मेजॉरिटी भी दिलवा दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया। अब इन्होंने अकट शुरू कर दिया है कि अगर आसिम मुनीर जबरदस्ती एक्सटेंशन ले ले या मुल्क में मार्शल लॉ लगा दे, तो हमारा भी तो कुछ सियासत में बने, हम तो इकट्ठे हो जाएं, हम तो पारा पारा है। अब मौलवी फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, ये शरीफ खानदान अब ये अकट करने चले हैं। और एस्टेब्लिशमेंट ने भी ये जैसे बिल्ली को और कुत्ते को छिछड़ा दिखाते हैं, उस तरह आसिफ अली जरदारी को दिखाना शुरू कर दिया कि अगर इन्होंने बगावत की तो सेकंड हमारी नजर आप पर है, कोई ना कोई रास्ता बना लेंगे हम आपके लिए, ताकि ये फटे रहे।
اب ایک جنگ جاری ہے، کھینچاتانی جاری ہے، شطرنج کی بساط بچھی ہوئی ہے۔ آصم منیر صاحب اس وقت پوری طرح کھیل رہے ہیں، مولوی دیکھ رہا ہے فضل الرحمان کہ اب کیا کروں، کدھر جاؤں، کیا کروں، یہ کیا کریں گے، وہ کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا، وہ اپنی چال چل رہے ہیں۔ اگر کل ملاقات آسانی سے ہو گئی تو سمجھ لیجئے ایک دوسرا تھریٹ انہیں فوج کی طرف سے مل رہا ہے۔ اگر ملاقات میں رکاوٹ ہوئی، پیدا کی گئی کل، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ ان میں معاملہ طے ہونے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ہاتھ جوڑ کر جو کچھ انہوں نے بکواسیات کی تھی اس سے توبہ کر کے معافی مانگ کے ایکسٹینشن کہہ دیں گے جی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر ایکسٹینشن پر یہ مان بھی جائے، اگر یہ نہ مانے تو ایکسٹینشن زبردستی خود ہی آصم منیر صاحب اپنے نام کر لے۔ یہ ہوتا چلا ہے۔ یہاں تو بہت بڑا مذاق ہوا ہے ناظرین کرام کہ جنرل ضیاء الحق چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے اور صدر بھی ہے، اور اپنی مدت ملازمت خود جو ہے وہ سائن کر رہا ہے، ایکسٹینشن دی جاتی ہے جنرل محمد ضیاء الحق ولد فلاں 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 کو اتنے عرصے سے اتنے عرصے تک، اور وہ یہ مذاق بھی چل رہا ہے اس پاکستان کے اندر۔ یہ مذاق بھی آپ دیکھ لیں گے، اس کے امکانات بھی ہے۔ بہرحال سیاست دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک مجھے سہولت میسر رہے گی، میرا سر تن سے جدا کر کے اگر دار کی خشک ٹہنی پہ بھی ہوا تو میں وہاں سے بھی کلام کرتا رہوں گا آپ سے، لیکن اگر دور کر دیا گیا تو بس پھر اللہ مالک، دعا کیجئے گا میرے لیے۔ سیاست اس وقت بہت نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ عمران خان کی بہن نے پیغام دیا ہے اور میں نے آپ کو کل جو مجھے خبر تھی وہ دے دی تھی۔ عمران خان دن بدن مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بھی سنا ہے ناظرین کرام، میرا اللہ گواہ ہے، اگر یہ کوئی فسون نظر ہے کسی کا تو یہ وہ جانے، لیکن بتانے والے نے بتایا کہ عمران خان اتنا خوبصورت کبھی بھی نہیں رہا جتنا خوبصورت وہ آج کل ہوا ہے، اتنا مضبوط وہ کبھی بھی نہیں رہا جتنا مضبوط آج کل ہوا ہے۔ ایک عجیب قسم کی فرشتوں والی مسکراہٹ اس کے دہن پہ کھلی رہتی ہے ہر وقت۔ اور یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، ایک دوست نے کہا یار آپ تو اچھے بھلے سائنسی آدمی ہیں، آپ نے ما فوق الفطرت پہلوؤں پر بھی غور کرنا۔ یہ ما فوق الفطرت پہلو ہرگز نہیں ہے، سائنس ثابت کرے گی کہ یہ بھی سائنس ہی ہے۔ انسان کا وجود، اس کے اندر جب ایمان اس حد تک سرائیت کر جائے تو خوشبو ہے کیا چیز ہے، یہ تو معمولی چیز ہے۔ سنا ہے کہ وہ تہجد کی نماز جب ادا کر رہا ہوتا ہے تو اس ایریے کے اندر ایک انجانی سی خوشبو پھیل جاتی ہے نا۔ پھر آخر میں کہوں گا، ضرور کہوں گا، بار بار کہوں گا، بلکہ اب تو مجھے چاہیے کہ اپنے اوپر فرض کر لوں کہ ہر ولاگ کے آخر میں یہ کہوں کہ آپ خوش قسمت ہیں۔ اپنی خوش قسمت پر ناز کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فطرت نے، قدرت نے آپ کو ایسا لیڈر عطا کر دیا ہے۔ حوصلے میں رہیے ناظرین کرام، ڈر ایک بیماری ہے، ڈر کا کانٹا نکال کے پھینک دیجئے، اللہ پر توکل کیجئے، دعا بھی کیجئے اور دوا بننے کی کوشش بھی کیجئے، اس ملک کے لیے، اس معاشرے کے لیے، اپنے خان کے لیے۔ اجازت دیجئے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔